मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मुसलमानों को मारने के लिए कानून को हाथ में लेना हैदराबाद के प्रशांत कुमार को महंगा पड़ा और अब वो खुद जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। उसके घर वाले रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। एक और खबर है विजय पटेल की, जिसने मालाबार गोल्ड कंपनी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। पूरा मामला अदालत पहुंचा और अब अदालत से जो फैसला आया है उसमें हम सब के लिए एक मैसेज है, लेसन और सबक है। एक और मामला है हलाल सर्टिफिकेट का। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, किस तरह नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का क्या रद्द अमल है, उस पर भी इस वीडियो के आखिर में तस्करा करेंगे और ये भी बताएंगे कि दलित परिवार को किस तरह मारा गया, पीटा गया दिवाली पर पटाखा फोड़ने की वजह से। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिला टाइम्स का अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू हो चुका है और इसको जारी रखने के लिए, अंग्रेजी मीडिया को मजबूत बनाने के लिए हमें आपके मदद की ज़रूरत है और मदद का तरीका यह है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ मेंबरशिप प्लान आपको नज़र आ जाएगा। पहली खबर है हैदराबाद की। हैदराबाद में भी गौ रक्षकों का एक ग्रुप है। जिस तरह बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और हरियाणा में गौ रक्षकों का एक ग्रुप पाया जाता है और जैसे कोई भी मुसलमान गाय की तिजारत करता हुआ नजर आता है, कोई मुसलमान गाय को अपने दरवाजे पर बांधता है, तो इन गौ रक्षकों को, बजरंग दल के इन गुंडों को ये लगता है कि मुसलमान गाय को काटने के लिए अपने घर लेकर के आए हैं या कहीं गाय को बेचने जा रहे हैं तो गाय को काटने के लिए जा रहे हैं और बगैर तहकीक किए, पुलिस को इंफॉर्मेशन दिए बगैर ये ग्रुप मुसलमानों को घेर लेता है, उन पर फायरिंग करता है, उनकी मॉब लिंचिंग करता है, जान से मार देता है और ये बहुत पुरानी खबर है। रोज़ाना इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। हैदराबाद में भी गौ रक्षकों का एक ग्रुप है। जी हाँ, आपने सही सुना, हैदराबाद जहाँ मुसलमानों का असर रसूख है, दबदबा है, जहाँ मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ हमारी तहजीब बरकरार है, हमारा बरकरार है, उस हैदराबाद में भी गौ रक्षकों का बाज़ाब्ता ग्रुप पाया जाता है और कई मरतबा गौ रक्षकों ने हैदराबाद में मुसलमानों को गौकुशी के नाम पर, गायों की तिजारत करने के नाम पर, गायों को रखने के नाम पर मारा है, उनकी मॉब लिंचिंग की है, उनकी पिटाई की है। 22 अक्टूबर को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। इब्राहिम और चंद दूसरे मुस्लिम नौजवान गायों को लेकर जा रहे थे, वो गायों की तिजारत करते हैं। अब प्रशांत कुमार नाम का जो गौ रक्षक है उसने अपने पूरे ग्रुप को बुलाया और कहा ये मुसलमान इब्राहिम और दूसरे लोग गायों को काटने जा रहे हैं, इनके हाथों में गाय महफूज नहीं है और प्रशांत कुमार ने इब्राहिम को मारने की प्लानिंग कर ली, उन पर हमला कर दिया और जब आपस की लड़ाई होती है, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलियां चलती है और फिर इब्राहिम की गोली से प्रशांत कुमार को गोली लग जाती है, वो शदीद जख्मी हो जाता है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। प्रशांत कुमार, जिसको वहां सोनू सिंह कहा जाता है, उसको फौरी तौर पर अस्पताल में एडमिट किया गया, उसकी सर्जरी भी हुई है लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में है। डॉक्टरों का कहना है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, वो जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा ये कहना मुश्किल है। अब पुलिस इस हवाले से कार्रवाई कर रही है। इब्राहिम और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, दूसरों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गायों की हिफाजत करना, किसी को गाय की तिजारत से रोकने का हक और इख्तियार इन गौ रक्षकों को किसने दिया है? कई मरतबा बाज़ाब्ता सर्वे सामने आ चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, एस्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हो चुका है कि जितने गौरक्षक होते हैं यही गायों की तस्करी करते हैं, यही गायों को इधर से उधर ले जाकर बेचते हैं, यही कसाब के हवाले गायों को करते हैं। फिर क्यों इन गौ रक्षकों को एक तरह से इतनी अहमियत दी जाती है? इसके खिलाफ कार्रवाई न करके जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। अगर कोई गायों की इल्लीगल तिजारत कर रहा है, कोई कानून के मुताबिक गायों के साथ किसी तरह की कोई हरकत कर रहा है, पुलिस को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, पुलिस को वहां रेड मारनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गौ रक्षक होने का मतलब क्या है और गौ रक्षकों की बात में पुलिस के आने का क्या मतलब है? अब यहाँ सोनू सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, शदीद जख्मी है, बचने की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। प्रशांत कुमार की मां का भी बयान सामने आता है कि मेरा बेटा तो गौ रक्षक था और उसको गौ रक्षक होने की सजा दी जा रही है। पूरा मामला क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताया जा रहा
रहा है। मीडिया का एक तबका इस खबर को सिर्फ इस तरह बता रहा है कि गौ रक्षक होने की सजा दी गई है, उसको जानबूझकर गोली मारी गई, जबकि सच्चाई यह है कि यहाँ कानून को हाथ में लेने की कोशिश की थी प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह ने। और आइए मैं आपको बताता हूँ विजय पटेल के बारे में। विजय पटेल बीजेपी के IT सेल से ताल्लुक़ रखता है। ऑफिशियली इसका नाम कहीं पर नहीं है, लेकिन ये लगातार अजीत भारती और उस तरह के जो दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसी तरह ये पोस्ट करता है, ट्वीट करता है और हमेशा ये मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है, मुसलमानों का लिंक हमेशा ये पाकिस्तान से जोड़ता है। इस मरतबा भी इसने यही हरकत की थी, लेकिन इस मरतबा ये पकड़ा गया। मालाबार गोल्ड कंपनी का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की बड़ी गोल्ड की कंपनियों में से एक है और इस कंपनी का मालिक एक मुसलमान है जिसका नाम MP अहमद, केरला से उनका ताल्लुक़ है और इसके शोरूम इंडिया के भी तमाम शहरों में पाए जाते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात में भी, सऊदी अरब में भी, यूरोप के देशों में भी, अमेरिका में भी मालाबार गोल्ड कंपनी पाई जाती है। अब पिछले दिनों इस कंपनी यानी मालाबार गोल्ड कंपनी ने अपना एक नया शोरूम इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में शुरू किया और वहां चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था करीना कपूर को। उसकी तस्वीर वीडियो वायरल हुई। आप इंडिया में भी देखेंगे मालाबार गोल्ड कंपनी का प्रचार करते हुए करीना कपूर को या दूसरी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को। अब यूके में मालाबार गोल्ड कंपनी के शोरूम के इनॉग्रेशन की तस्वीर को, उसके एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया विजय पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और लिखा, खालिद अल उमरी के जरिए मालाबार गोल्ड कंपनी ने अपना इनॉग्रेशन कराया, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है जो पाकिस्तानी है, इंडिया मुखालिफ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस खालिद अल उमरी ने इंडिया की आर्मी का मजाक उड़ाया था, भारत का अपमान किया था, पाकिस्तान की तारीफ की थी। मालाबार गोल्ड कंपनी का मालिक मुसलमान है और वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को जो इंडिया की आर्मी का मजाक उड़ाता है उसको एम्बेसडर बना दिया है। इसलिए तमाम हिंदुओं को मालाबार गोल्ड कंपनी का बायकॉट करना चाहिए, यहाँ से कोई भी जेवर नहीं खरीदना चाहिए। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा, बायकॉट की जो अपील है ऐसे मौका पर की गई जब दिवाली आने वाली थी। दिवाली हाल ही में मनाई गई और 15 सितंबर को विजय पटेल ने इस तरह की पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल पर और उसके बाद IT सेल ने, पूरे राइट विंग ने इस पोस्ट को शेयर करना शुरू कर दिया और इस वजह से इस मौके का इंतखाब किया गया क्योंकि दिवाली के मौका पर हिंदू बड़ी तादाद में गोल्ड खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, वो पहनते हैं। धनतेरस का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता है गोल्ड खरीदने का क्योंकि उनके यहाँ एक अच्छा मौका है दौलत का आने का, पैसा के आने का, उनका एक अकीदा है, उनका कंसेप्ट है। और दिवाली के मौका पर सबसे ज़्यादा गोल्ड की ख़रीदारी होती है। किसी भी ज्वेलरी के शोरूम में, उसकी दुकान में आप जाएंगे तो दिवाली के मौका पर आपको हिंदुओं की ज़बरदस्त भीड़ नज़र आएगी। शादी के मौका पर भी भीड़ होती है। अब लगातार ट्रेंड चलाया गया कि मालाबार गोल्ड कंपनी एक मुसलमान की कंपनी है और इस कंपनी ने एक ऐसे पाकिस्तानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है जो इंडिया के ख़िलाफ़ है, जो इंडिया की आर्मी का मजाक उड़ाता है। जब पता चलता है मालाबार गोल्ड कंपनी को तो इस कंपनी ने बम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया विजय पटेल के खिलाफ और इसने सबूत पेश किया कि इस शख्स यानी विजय पटेल ने मिसलीड किया है, झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई है। उस कंपनी ने कहीं भी और कभी भी खालिद अल उमरी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, नहीं डायरेक्ट उसको किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बल्कि यूके में जब एक शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ तो वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आई थी करीना कपूर और यूके की एक कंपनी को मालाबार गोल्ड कंपनी ने प्रमोशन की जिम्मेदारी दी थी, उसके साथ माहिदा था और उस कंपनी ने प्रमोशन के लिए, इसके इश्तिहार के लिए पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर खालिद अल उमरी का इस्तेमाल किया था, उनकी खिदमत ली थी। इसलिए डायरेक्ट मालाबार गोल्ड कंपनी ने खालिद अल उमरी को किसी तरह के प्रमोशन की कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उससे इसने कोई अपना इश्तिहार नहीं करवाया, उसको इसने अपने यहाँ नहीं बुलवाया, बल्कि एक तीसरी कंपनी ने, थर्ड पार्टी ने खालिद अल उमरी के ज़रिए काम लिया था। इसलिए मालाबार गोल्ड कंपनी का इससे कुछ लेना देना नहीं। मालाबार गोल्ड कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह भी कहा कि जो पूरा प्रमोशन हुआ था पहलगाम टेरर अटैक से पहले का मामला है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद खालिद अल उमरी ने मालाबार गोल्ड कंपनी का कोई प्रमोशन भी नहीं किया है, न किसी तरह की कोई उसको जिम्मेदारी दी गई। इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी है, सच्चाई के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। मालाबार गोल्ड कंपनी अपने देश के साथ है। जब इस तरह की तमाम सच्चाई को बम्बे हाई कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद बम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला सुनाया इस पोस्ट को डिलीट करने का, इसके अकाउंट को ब्लॉक करने का। और अब विजय पटेल का जो अकाउंट है वो भारत में ब्लॉक हो चुका है। जब इसके अकाउंट को ब्लॉक किया गया तो कुछ लोगों ने इसका
साथ दिया और कहा इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल किया गया है। इसने भी ट्वीट करके खूब हंगामा बचाया कि देखो मालाबार गोल्ड कंपनी ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है, मुझे जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। मालाबार गोल्ड कंपनी के मुसलमान मालिक MP अहमद को लगता है कि मुझे पैसों से ख़रीद लेगा, मुझे डरा देगा, वो जजेस को ख़रीद लेगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन अदालत का फैसला आया, सरकार को उस फैसले पर अमल करना पड़ा और उसके बाद सब लोग चुप हो गए, खामोश हो गए। बल्कि इसी के ग्रुप के लोग अब नसीहत करने लगे कि भाई इस तरह की झूठी पोस्ट मत करो, इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा मत करो, वरना हम सब का नुकसान हो जाएगा, हमें जेल जाना पड़ सकता है, हमारे अकाउंट को भी परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। विजय पटेल के साथ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। और इस तरह के अब भी बहुत सारे लोग हैं जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, और उन सब के खिलाफ इसी तरह एक्शन लेना जरूरी है। एक और खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां एक दलित महिला ने SP ऑफिस में जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराई है कि ठाकुरों ने उनकी पिटाई की है। और पिटाई करने की वजह यह है कि दिवाली के मौका पर इन लोगों ने पटाखे फोड़े थे, दिवाली को सेलिब्रेट किया था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का यह मामला है और दलित महिला SP ऑफिस जाकर कह रही है। क्या कुछ इस महिला ने कहा, आप सुनिए। गुहार लगाने आए। क्या हो गया? मारपीट की घर में घुस के। किन लोगों ने? हमारे पड़ोसी ठाकुर। नाम क्या है? कौन कौन है? रामनाथ ठाकुर ने कितने लोग बदतमीजी की। उनके घर में 6 लोग हैं। सभी ने? हाँ, 6-7 लोग हैं उनके घर में। किस बात पे की? रात के बात भई थी फटाका पे से। रात के फटाका फूट रहे थे, हमारे बाल बच्चे घर के बाहर घर के बाहर से गाली दे रहे थे, कह रहे हैं कि चमारों की इतनी औकात हो गई कि जी हमारों के बगल में होके फटाका फोड़ रहे, तो चमारों को हक नहीं है का है फटाका फोड़ने को? सबको हक होते, ठीक है। बड़े आदमियों के बाल बच्चे फटाका फोड़ रहे, उनसे कछु नहीं कह रहे, और हमारों की अगर छोटी समाज वालों के बाल बच्चे कछु कर रहे तो तुम गाली दे रहे माँ बहन की है। रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई आपने? कराई थी, लेकिन उनने लिखी नहीं है ठीक से। किस थाने में? केसली थाने में। क्यों नहीं लिखी? जो वो डरा धमका रहे थे हमारों को, उन्हें सुन रहे थे, और जो मुंशी थे और वो मुंशी हमारों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे मादर जो चलो थाने को, फिर बता रहे। कौन मुंशी? क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो मुस्लिम है। मुस्लिम मुंशी है। हाँ। किस थाने में? पुलिस थाने में, केसली में। जब हमारे उनको लो ले आए तो हमारों की सुनने चाहिए उनके लाजे कि तुम अपराधी की सुन रहे। अभी SP ऑफिस आई, क्या कहा अधिकारी ने? वो बोला कि हमें पता है कि हम करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं सुना उनने। बोला था हमें सब पता है, सब पता है, ऐसी कह दी। यहाँ सागर आए तो क्या आप तो सुनो हमारी नहीं बोले? हमने बोली थी कि हमने काउंटर को मामला नहीं बनाओ, जाओ, ऐसी कह रहे सारा। एहसान कर दिया उनने? ऐसा बोल, ऐसा कर जब बताओ हमारी तो सुनाए नहीं भाई, जब तो हमें तो आए हैं। क्या नाम आपका? पिंकी अहरवार। कहाँ से है? केसली। अब ये मामला दलितों का है और दलित की लीडर हमेशा कंफ्यूज रहती है कि वो हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं, उनको हिंदुओं के मुताबिक त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और आइए मैं आपको बताता हूं हलाल सर्टिफिकेट के बारे में। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाज़ाब्ता फैसला सुना दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी दुकान पर कहीं भी किसी भी हलाल प्रोडक्ट को नहीं रखा जाएगा, ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पर हलाल का कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ हो, लेबल लगा हुआ हो। उसके अलावा ये भी कह दिया गया, बाज़ाब्ता फैसला कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कंपनी को, किसी भी इदारे को हलाल सर्टिफिकेट इशू करने का इख्तियार नहीं होगा। नवंबर 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला सुनाकर कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी शॉप पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए जिस पर हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगा हुआ हो। और अब अक्टूबर 2025 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला सुना दिया, यह हुक्म जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश की कोई भी कंपनी हलाल सर्टिफिकेट नहीं ले सकती है, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को अपने यहाँ नहीं रख सकती है। दोनों फैसले में फ़र्क यह है कि 2 साल पहले के फैसले में हलाल सर्टिफिकेट इशू करने पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी, न ही कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट लेने से रोका गया था, सिर्फ दुकानों को, शॉप्स को रोका गया था कि उनकी दुकानों पर, उनके शॉप्स पर कोई भी हलाल प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो दुकान को, शॉप को सील कर दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगा कि इससे हमारा एजेंडा पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हलाल प्रोडक्ट का लोग यूज़ कर रहे हैं, सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है। तब योगी आदित्यनाथ ने दूसरा फैसला सुना दिया कि उत्तर प्रदेश की कोई भी कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती, ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकती जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन का
लेबल लगा हुआ हो। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बैन की, इस पाबंदी की वजह बताई जा रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से जो कमाई होती है उस रकम का, उस पैसे का लव जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेरर फंडिंग में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा तब्दीली मज़हब में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन पर हमने पाबंदी लगा रखी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपए की रकम आती है हलाल सर्टिफिकेट से और इस पैसे का इस्तेमाल लव जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हिंदू लड़कियों को कैसे मुसलमान बनाना है, उसके अलावा कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाना है, उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और इतना बड़ा कदम उठाया गया। अब सवाल योगी आदित्यनाथ से है कि आपने 2023 में भी पाबंदी लगाई थी, तब आपको एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारी इस पाबंदी का कुछ फायदा नहीं होगा। दोबारा ये पाबंदी लगाई गई है, सर्टिफिकेट इशू करने से रोक दिया गया, लेकिन अब भी योगी आदित्यनाथ को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार परेशान है कि इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद कैसे हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है, कैसे लगातार हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर आप हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगा दोगे, हलाल प्रोडक्ट्स को रोक दोगे, अगर आप लव जिहाद को लेकर कानून बना दोगे, आप अपने साधु संतों को खुली छूट दे दोगे कि तुम जितना चाहो मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाओ, तुम ऑफर दो कि जो मुसलमान लड़की हिंदू बन जाएगी उसको इनाम दिया जाएगा, उसके ज़िंदगी भर का खर्च उठाया जाएगा, जो हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करेगी उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरह की वीडियो, इस तरह के बयानात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सामने आते हैं। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ को लगता है कि हम काबू नहीं पा रहे हैं, हम लगातार मुस्लिम लड़कों को जेल में डाल रहे हैं, इसके बावजूद हिंदू लड़कियां मुसलमान बन रही है। तो अब उनको लगा कि हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा आता है शायद इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। या एक और शायर का शेर है कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी पाबंदियाँ लगाई गई है, इस्लाम को फ़रोग़ देने से जितना रोका गया है, इस्लामी स्कॉलर्स को जितना सताया गया है, उतना ही ज़्यादा इस्लाम को फ़रोग़ मिला है। कल ट्विटर पर एक राइट विंग के एक्टिविस्ट ने योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर को शेयर कर रखा था और उसके साथ उसने कैप्शन लिखा हुआ था कि मुझे यकीन है कि यही बंदा हिंदुस्तान में इस्लाम का खात्मा करेगा, यही हिंदुस्तान में इस्लाम के नामो निशान को मिटाएगा। और इस शख्स को उसी वक्त मैंने फौरन जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि हजारों लोगों ने, बेशुमार अफराद ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की है, इस्लाम का नामो निशान ख़त्म करने का प्लान बनाया, एजेंडा बनाया और जुल्म की तमाम हदों को उन लोगों ने पार किया। इसके बावजूद इस्लाम कभी मिट नहीं सका, उनको अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी, उनका नामो निशान मिट गया। तारीख़ में उनको जालिम जाबिर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस्लाम आज भी मौजूद है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी, और लगातार इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर ये लगता है कि इस्लाम को फ़रोग़ देने से या लोगों को इस्लाम में आने से इस तरह की पाबंदियों से रोका जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी इन लोगों को कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि तुम जितना चाहो हलाल प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाओ, लेकिन हम हलाल प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि वो हलाल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनको सर्टिफिकेट देने से इशू किया गया है और जमीयत उलमा हिंद क्या कुछ कर रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स होता है या मेडिसिन का सामान होता है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप के, इन सब में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हलाल और हराम होती है। यानी खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट्स आता है, उनकी जो कंपनी है पतंजलि, तो वो खुले आम इस बात का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि वो पतंजलि के तमाम प्रोडक्ट्स में गाय का पेशाब इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और यकीनी तौर पर कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकता जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा या जिसमें खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाएगा या इस तरह के किसी और सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए बाज़ाब्ता
सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसकी जांच होती है कि इस प्रोडक्ट में खंजीर की चर्बी इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, गौमूत्र इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। और कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे कॉस्मेटिक के सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसमें खंजीर की चर्बी इस्तेमाल की गई हो, गौमूत्र इस्तेमाल किया गया हो। और मुसलमानों में हलाल और हराम की तमीज़ हो जाने की वजह से इन्हीं कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पर बाज़ाब्ता हलाल सर्टिफाइड लिखना शुरू किया, क्योंकि मुसलमान जब भी किसी सामान को खरीदता है और उससे पता चल जाता है कि इस कंपनी में खंजीर का ये चर्बी इस्तेमाल हुई है या ये हराम प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो मुसलमान उसको नहीं खरीदता है। चुनांचे इन कंपनियों ने देखा कि मुसलमान हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे हैं, तो इन कंपनियों ने बाज़ाब्ता हलाल सर्टिफिकेट लेना शुरू किया। अपने प्रोडक्ट्स पर लिखा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हलाल है, हराम अशिया का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ख़ुद बाबा रामदेव ने सऊदी अरबिया में मुस्लिम देशों में अपने प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए पतंजलि को वहाँ उन्होंने फ़रोग़ देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स पर लिखना शुरू कर रखा है कि ये हलाल है, सर्टिफाइड है। और ख़ुद जमीयत उलमा हिंद के हलाल सर्टिफिकेट की तरफ से बाबा रामदेव की कंपनी को हलाल का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और इसी की बुनियाद पर पतंजलि को वहाँ कबूल किया गया सऊदी अरब में, दूसरे अरब देशों में। वरना पतंजलि का कोई भी एक प्रोडक्ट किसी भी अरब देश में या मुस्लिम देश में नहीं पहुँच सकता था। तो ख़ुद इन लोगों ने बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट लेना शुरू किया। और अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट इशू करने पर पाबंदी लगा दी है, कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, तो नुकसान मुसलमानों का नहीं है, नुकसान बाबा रामदेव का है। ये इस तरह की जितनी कंपनीज है, और कोई अब्दुल मालिक नहीं है इन कंपनियों का, बल्कि ज़्यादातर मालिक इन्हीं के लोग हैं जिनकी कंपनीज है, जिनकी कंपनीज का सामान मुसलमान खरीदते थे, अब मुसलमान नहीं खरीदेंगे, तो नुकसान इनका है। बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, जो अपने प्रोडक्ट्स पर, अपनी कंपनियों पर बाज़ाब्ता हलाल लिखकर बाहर भेजते हैं। राइट विंग जितने हिंदू समाज के लोग हैं जो बार बार कहते हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंचता है या उनके मजहब के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ये लोग क्यों बाबा रामदेव का बायकॉट नहीं करते, उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते, क्यों पतंजलि के प्रोडक्ट्स को वो हलाल लिखवा कर बाहर देशों में भेजते हैं। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर रखी है। सुनवाई अगले दिनों में होगी कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है हलाल सर्टिफिकेट इशू करने से रोकने का या कंपनियों को बैन करने का, इलीगल है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन यह बात तय है कि मुसलमानों से ज़्यादा इनका ही नुकसान होगा। इनको ऐसी कंपनियों से डोनेशन मिलता था, पार्टी फंड में पैसा आता था। अब देखना है कि उन कंपनियों का रिएक्शन और रद्द अमल क्या होगा। जो गोश्त का प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो भी गोश्त का प्रोडक्ट होगा उस पर बाज़ाब्ता लिखा जाएगा कौन सा गोश्त हलाल है और कौन सा गोश्त हराम है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां आपको चिकन खाने का मौका मिलता है या मटन खाने का मौका मिलता है और आप कंफर्म नहीं है कि गोश्त मुसलमान की दुकान से आया है या नन मुस्लिम की दुकान से आया है, तो वहाँ पर इस बात को कंफर्म कर लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी नन मुस्लिम दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ आपको चिकन का कोई सामान खाने को दिया जाता है, तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि आपने ये चिकन कहाँ से ख़रीदा है, किस शॉप से ख़रीदा है, मुसलमान की शॉप से ख़रीदा है या नन मुस्लिम की शॉप से ख़रीदा है। ऐसा नहीं है कि चिकन की शॉप सिर्फ हर जगह मुसलमानों की होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लोग भी चिकन की शॉप खोलते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां मुसलमान नहीं रहते और वहां मुसलमानों की दुकान भी चिकन की नहीं होती है। और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है हलाल गोश्त खाना, हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, उसी जानवर का गोश्त खाना जिस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसे ज़बह किया गया हो। तो इसलिए गोश्त खाने में फ़र्क मलहूस करना, फ़र्क का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर सफ़र में तो एहतियात ही कर लेना चाहिए कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।